हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैट्रिक्स। देखिए, नेक्स्ट जो ऑफिशियल पेपर केमिस्ट्री का हम डिस्कस कर रहे हैं वो 5 सितंबर का मॉर्निंग शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ 5 सितंबर को जो मॉर्निंग में जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ है जेईई मेन का, जो अभी रिसेंटली उसका ऑफिशियल पेपर आने के बाद में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए बच्चों, स्क्रीन बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आप एटॉमिक, सॉरी हटा देना यार इसको, है ना, इसको हटा देना। देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन बोर्ड पे जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या एफ ब्लॉक एलिमेंट का मान सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन है कि द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ गैडोलिनियम प्लस 3, गैडोलिनियम हैविंग एटॉमिक नंबर 64। तो उसका एटॉमिक नंबर भी वहां पर गिवन है। ठीक है, देखिए जो लैंथेनॉइड सीरीज है वो एलिमेंट आपको लर्न होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के भी कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो आपको वहां पर पता होना चाहिए। तो चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें बच्चों। तो चलिए गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं। तो गैडोलिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 64। ठीक है, तो इन फॉर्म ऑफ हम शॉर्ट फॉर्म ज़ीनॉन 64 एटॉमिक नंबर जो है गैडोलिनियम का, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। ज़ीनॉन 54 के बाद हम फिलअप करते हैं 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 5d में 1 इलेक्ट्रॉन वहां पर फिलअप करते हैं, और 4f7। ठीक है, आपको पता होगा कि 6s भरने के बाद अकॉर्डिंग टू n+l रूल 4f को भरना चाहिए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन पहले 5d में जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन 4f में जाते हैं। तो एक बार देख लो, 64 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, ये 64 इलेक्ट्रॉन वहां पर हो गए। लेकिन बच्चों हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है गैडोलिनियम प्लस 3। तो गैडोलिनियम प्लस 3 का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन आपको वहां से रिमूव करने हैं। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से रिमूव कर दोगे, और 5d से 6s से 2 इलेक्ट्रॉन और 5d से 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सब शेल से ही हम रिलीज करते हैं। तो देखिए गैडोलिनियम प्लस 3 हैविंग ज़ीनॉन 54 4f7, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात हमें करनी थी। तो बच्चों देखिए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो 7 है, तो f सब शेल की हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके पास में, कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 7। अब मैग्नेटिक मोमेंट जब आपको कैलकुलेट करना है स्पिन ऑनली, तो उसका आप फॉर्मूला जानते हो, अंडरवुड n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो जब आप 7 वहां पर रखोगे, n की वैल्यू 7 पुट करोगे, तो 7.9 समथिंग बोर मैग्नेटॉन ये यहाँ पर कंसिडर हम करेंगे। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है गैडोलिनियम का ये रहा आपके सामने, और स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट ये 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग आपने वहां पर कंसिडर किया। तो 7.9 बोर मैग्नेटॉन हमने कंसिडर किया। तो ये देखिए, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4f7, और ये उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट 7.9 बोर मैग्नेटॉन। बच्चों देखिए, जो स्क्रीन बोर्ड पर हमारे जो क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? देखिए, द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी for a high spin d6 metal ion in octahedral and tetrahedral complex respectively। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड में हमें CFSE की वैल्यू यहाँ पर मेंशन करनी है d6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए। ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए, तो देखिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आपको पता है कि जो स्प्लिटिंग होती है वो स्प्लिटिंग जो है आप जानते हैं, वहाँ पे स्प्लिटिंग में आपको पता है कि जो T2G है वो लोअर साइड पर होते हैं और AZ जो है वो हायर साइड पर है। अब देखिए वहाँ पर अगर हम बात करें तो हाई स्पिन की बात की है उसने, और हाई स्पिन के लिए आप जानते हो कि जो पेयरिंग एनर्जी है वो वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो 6 इलेक्ट्रॉन जब आप वहाँ पर फिलअप करोगे हाई स्पिन में, तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6।
तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका इन टर्म ऑफ T2G एंड EG, वो आ जाएगा आपका T2G4 एंड EG2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम वहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो देखिए अगर हम CFSE की बात अगर करें, CFSE का जो फॉर्मूला है -0.4 डेल्टा O एंड T2G नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 डेल्टा O एंड EG इलेक्ट्रॉन प्लस पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का टर्म यहाँ पर नहीं है तो हमें वहाँ पर लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर। चलिए अब हम कैलकुलेट करें तो -0.4 डेल्टा O, नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 0.6 डेल्टा O और नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इजी वे में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वहाँ पे -0.4 डेल्टा O आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर बच्चों हम बात करें टेट्राहेड्रल फील्ड की, देखिए टेट्राहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है वो आपको पता है वहाँ पर कि EG या E लोअर साइड पर, E बोलो या EG बोलो, वैसे तो E वहाँ पर बोलते हैं अपन, लेकिन कई बार उसको EG भी लिख देते हैं, और इसको T2 बोलते हैं लेकिन T2G भी लिख देते हैं। चलो हम ये लिख देते हैं अभी। अब देखिए इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करें तो इलेक्ट्रॉन जब आप इसमें फिल करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, 1 2 फिर 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आपका EG3 और T2G3, ठीक है। और CFSE की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखिए CFSE जो है वो आपका आएगा यहाँ पर -0.6 डेल्टा T नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 डेल्टा T और नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो -0.6 डेल्टा T नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, फिर 0.4 डेल्टा T और नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन भी 3 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -0.6 डेल्टा T, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया बच्चों। तो देखिए आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया एक तो टेट्राहेड्रल के लिए -0.6 डेल्टा T और ऑक्टाहेड्रल के लिए आ गया -0.4 डेल्टा O। O फॉर ऑक्टाहेड्रल, T फॉर टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो देखिए ये ऑक्टाहेड्रल के लिए और ये टेट्राहेड्रल के लिए। तो आसान सा क्वेश्चन है जिसका आंसर हम कंसिडर करेंगे 3। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, और वहाँ पर आपको पूछा गया है कि PCl5 जो है वो सॉलिड स्टेट में आपको बताना है कैसे एग्जिस्ट करता है। देखिए इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, केमिकल बॉन्डिंग में हम एक जगह पूरा लिस्ट बना के रखते हैं कि कौन कौन सी स्पीसीज जो है वो सॉलिड फॉर्म में किस तरह एग्जिस्ट करती है, तो वो आपको पता ही वहाँ पर होना चाहिए। PCl5 को हम इंपॉर्टेंट टिक मार्क भी करते हैं, NCERT में भी गिवन होता है, इसलिए हम उसे इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं। तो PCl5 सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो बच्चों देखिए PCl5 की अगर हम बात करें तो PCl5 जो है वो सॉलिड फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव की फॉर्म में। तो PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव स्ट्रक्चर्स मेरे हिसाब से आपको वहां पर डाउट नहीं आना चाहिए स्ट्रक्चर में। तो PCl4 जो है वो तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम कंसीडर करेंगे। ये देखिए फास्फोरस हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल हम बात कर सकते हैं। और PCl6 बच्चों जो है वो एक ऑक्टाहेड्रल या रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वहाँ पर कंसीडर करेगा। ये देखिए इस तरह से आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो हो गया टेट्राहेड्रल और ये हो गया रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। फास्फोरस हैविंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये ऑक्टाहेड्रल हम बताएंगे वहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन जो है कि PCl4 जो है वो टेट्राहेड्रल, PCl4 पॉजिटिव एंड ऑक्टाहेड्रल PCl6 नेगेटिव की फॉर्म में जो है ये PCl5 वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। देन आंसर आ जाएगा हमारा 3rd। बच्चों देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है
और आपसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एमिनो एसिड। देखिए आपको पता है, इंफॉर्मेटिव है, 10 जो है वो एसेंशियल और 10 ही नॉन एसेंशियल है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नॉट एन एसेंशियल एमिनो एसिड, तो कौन सा होगा इसमें। ये देखिए, ये तो तीनों तो जो है वो एसेंशियल, और नोट एसेंशियल में टायरोसिन वहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो, जबकि लाइसिन, वैलिन और ल्यूसिन जो है वो एसेंशियल में हम कंसीडर करते हैं। इन्फॉर्मेटिव है, आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो वो आपको इन्फॉर्मेटिव है, याद ही रखने वहाँ पर पड़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, जो अपना ये जो क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग आप कंसीडर कर सकते हो, है ना। वैसे अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग, तो देखिए द सिक्स्थ पीरियड द ऑर्बिटल्स दैट आर फिल्ड, तो सिक्स पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल्स या सबशेल्स वहाँ पर फिल होती हैं वो हमें बताना है। देखिए जैसे अगर बच्चों हम बात करें तो सिक्स्थ पीरियड की हमें बात करनी है। बच्चों इस क्वेश्चन में अप्रोच कैसे आपको लगानी है, जैसे एस सबशेल जो होता है हमेशा बैलेंस शेल में फिलअप होता है, एन एस। पी जो सबशेल है बच्चों वो भी बैलेंस शेल में फिलअप होता है, यानी कि एन पी में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डी जो होता है हमेशा n-1 यानी पैलेंटीमेट में फिल होता है, यानी n-1 में वहां पर फिल होता है, और f जो है वो एंटी पैलेंटीमेट यानी कि n-2 में वहां पर फिल होता है। तो जैसे अगर मान लो n की वैल्यू अगर 6 है, तो बच्चों n की वैल्यू अगर 6 है तो s वही बैलेंस शेल का यानी 6s फिल होगा और 6p फिल होगा। लेकिन अगर आपको d फिल करना है तो एक आपको माइनस वहां पर करना पड़ेगा, तो जो d फिल होगा यहाँ पर, तो सिक्स्थ पीरियड में जो d सब शेल फिल होता है वो होता है 5d। और अगर आप f की बात कर रहे हो तो -2 वहां पर आपको जाना पड़ेगा, और 4f ये ऑर्बिटल्स जो हैं या ये जो सबशेल्स जो हैं वो सिक्स्थ पीरियड में वहां पर आपको फिलअप वहां पर करने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जरा चेक करें तो देखिए 6s, 6p और 5d और 4f, ये हम जो थर्ड है ये अपना आंसर वहां पर कंसिडर करेंगे। इजी क्वेश्चन है। देखिए बच्चों मेटलर्जी का एक और आसान सा क्वेश्चन है इलिंगम डायग्राम पर। तो इलिंगम डायग्राम, एन इलिंगम डायग्राम प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन। बच्चों आप सब जानते हो कि जो इलिंगम डायग्राम होता है वो किसी भी मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन रिएक्शन के लिए गिव्स फ्री एनर्जी चेंज और टेम्परेचर टी के बीच में ग्राफ होता है। यानी कि वी कैन से दैट कि किसी भी मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन रिएक्शन के लिए अगर हम गिव्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर टी में अगर ग्राफ बनाएं, देखिए मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन से मतलब है कि जैसे कोई भी मेटल जो सॉलिड है ऑक्सीजन के साथ में गर्म करने पर रिएक्ट करके ये मेटल ऑक्साइड वहाँ पर बनाएगा। देखिए मेटल ऑक्साइड का कॉमन फार्मूला जो है हम एक MXOY से हम बता दें। सॉलिड रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करना चाहो तो इस तरह से बैलेंस वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब एक्चुअली ये जो वैसे तो 1 मोल ऑक्सीजन के लिए हम वहाँ पर लिखते हैं, तो 1 मोल ऑक्सीजन के लिए भी आप लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वहाँ पर, ठीक है। चलो 1 मोल ऑक्सीजन के लिए आप लिखोगे तो ये जो इक्वेशन 1 जो है हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2y से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2xy मेटल सॉलिड प्लस 1 मोल के लिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 2/y और ये रेस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड, ये सॉलिड। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप की रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी और टी का जो ग्राफ है उसी को हम इलिंगम डायग्राम वहाँ पर बोलते हैं। अब देखिए बच्चों अगर हम देखें तो डेल्टा जी जो होता है आप जानते हो कि डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हम कंसीडर करते हैं। किसी भी मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन है तो यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव है। एंट्रोपी चेंजेस देखिए सॉलिड गैस सॉलिड, एंट्रोपी चेंजेस नेगेटिव है, तो ये देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा वहाँ पर। तो जब हम यहाँ पर ग्राफ की बात करेंगे तो बच्चों देखिए जैसे डेल्टा जी और टी में जब आप ग्राफ बनाओगे तो नेगेटिव इंटरसेप्ट और पॉजिटिव स्लोप के साथ में आपको ग्राफ वहाँ पर मिलने वाला है। ये देखिए ये नेगेटिव वैल्यू, और ये जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो लेस नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू होती चली जाएगी। तो देखिए इस तरह से आपको वहाँ पर ग्राफ मिलता है, और ग्राफ में ये जो बैंड है ये मेटल के फिजिकल स्टेट चेंज को बताते हैं। तो देखिए फर्स्ट बैंड जो है वो मेल्टिंग पॉइंट को और सेकेंड बैंड जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को वहाँ पर बताता है। तो क्वेश्चन है कि इलिंगम डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो द टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा जी,
ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सम मेटल ऑक्साइड रिएक्शन। तो फर्स्ट आंसर जो है वो वहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइज बतानी है। इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टेट, EDT इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो बेसिकली एक आपका लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, तो इसमें 6 कोऑर्डिनेशन साइट्स होती है। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर से कि किस तरह से 6 कोऑर्डिनेशन साइट्स प्रेजेंट होती हैं। सो बेसिकली क्या होता है, आपका जो इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टेट में 2 अमीन ग्रुप्स होते हैं और आपके 4 एस्टेट आपके ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। सो विल राइट डाउन द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपके 4 एसिडेट ग्रुप्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो पर नाइट्रोजन पे 2 एसिडेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टेट। तो इसमें आपका एक साइड ये प्रेजेंट होती है, एक ये प्रेजेंट होती है, एक आपका नाइट्रोजन होता है, ये आपका नाइट्रोजन एस्टेट एस्टेट। तो आपके इस तरह से तो डेंसिटी इज 6 बिकॉज ऑफ 6 डोनर साइट्स। तो जब 6 डोनर साइट्स है तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर साइट्स होंगी वो भी कितनी हो जाएंगी, 6। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें बेंजीन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो फिर उसकी रिएक्शन एक साइक्लिक एनहाइड्राइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 करवानी, इससे A मिलेगा। फिर एक ही रिएक्शन जिंक अमेलगम है HCl की प्रेजेंस में, और फिर H3PO4 के साथ रिएक्शन करके हमें B प्रोडक्ट बताना है। तो फिर इन चारों ऑप्शंस में हमें बताना है कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट वहाँ पे जनरेट होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मॉलिक्यूल हमें दिया गया है तो उस पर 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है। अब उसकी रिएक्शन एक साइक्लिक एनहाइड्राइड के साथ में करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो आपका जो AlCl3 है यहाँ पे लुईस एसिड का काम करेगा एंड इट विल जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल विच इज़ असाइलम आयन। सो इट विल एक्ट एज लुईस एसिड एंड यहाँ पे वो असाइलम आयन का जनरेशन कर देगा। तो हम यहाँ पे असाइलम आयन जनरेट कर लेते हैं। तो अब ये जो असाइलम आयन है वो दोनों मिथाइल के किसी भी पैरा पोजीशन में जाकर अटैक करता है, बिकॉज ऑर्थो पे रिलेटिवली अनस्टेबल होता है ड्यू टू सेरिक हिंड्रेंस। तो ये और पैरा पे इसका प्रेफरेबल अटैक होगा। तो इट विल अटैक ऑन द पैरा पोजीशन। आप किसी की पैरा पोजीशन में अटैक करवा दीजिए। तो आपका जो मिथाइल ग्रुप होता है हाइपरकॉन्जुगेशन से वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो इस तरह से हमने इसको लिख लेना। तो हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होगा, वो यहाँ पे कैच हो जाएगा। इसके बाद आप जिंक अमेलगम HCl के साथ में कराते हैं। तो दिस इज क्लेमेंशन रिडक्शन। तो इससे क्या होगा, आपका कार्बोनिल ग्रुप आपका रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आप H3PO4 यूज़ करेंगे। तो H3PO4 जो होता है वो आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो आप ये अब क्योंकि इस मिथाइल के जो पैरा पोजीशन है वो तो ऑक्यूपाइड है, बट इस मिथाइल के पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड नहीं है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ से जो OH होगा, इन दोनों में डिहाइड्रेशन हो जाएगा और आपका ये वाला ग्रुप इस पर्टिकुलर पैरा पोजीशन में जाके अटैच हो जाएगा। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट B विल लुक लाइक। और आपका जो A होगा वो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। तो A से B तक जो कन्वर्जन है वो इस तरह से दिखेगा। तो हम जो है शुरुआत से रिएक्शन को लेते आए। तो दिस इज़ A एंड दिस इज़ B। तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। फाइन। Okay, so in this question we have to find the number of molecules of X2 present 200 ग्राम। बल्कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया उसमें लिखा है डायटोमिक मॉलिक्यूल X2 है जो कि बेसिस स्ट्रक्चर बनाता है एंड उसकी जो सेल एज लेंथ है दैट इज़ ऑफ 300 पिकोमीटर्स एंड डेंसिटी जो दी हुई है दैट इज 6.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो 200 ग्राम में प्रेजेंट होंगे X2 के वो हमें बताने हैं। तो वी हैव
4 ऑप्शंस हमें सिलेक्टिवली बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमारे पास जो BCC स्ट्रक्चर होता है, सो आप BCC स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो वहाँ जो Z की वैल्यू होती है वो 2 होती है, मतलब द नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब प्रेजेंट पर यूनिट सेल वो यहाँ पे 2 होंगे। फिर हमारे जो एज लेंथ हमें दी गई है दैट इज गिवन एज 400 पिकोमीटर, और क्योंकि हमें डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है तो विल कन्वर्ट इट इनटू 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स, तो मीटर सेंटीमीटर हमने इसको कन्वर्शन कर लिया। फिर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी equals to Z into molecular mass of that particular atom or molecule, and where Na is the Avogadro's number into volume। तो हमारा वॉल्यूम होगा वो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। सो वॉट एवर भी वैल्यूज़ हमें जो पता है वो रख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारी जो डेंसिटी दैट इज़ 6.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, Z की वैल्यू हमें 2 दी गई है। पहले हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, हम वही पता करेंगे कितना होगा। Na हमारा होता है 6.023 × 10⁻23 एंड वॉल्यूम जो है वो हमारा होगा 4 × 10⁻⁻8 का क्यूब। तो दिस इज़ हाउ विल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द X2। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास आएगा दैट विल ऑलवेज बी लाइक अराउंड 50 ग्राम पर मोल हमारा वो आ जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा दैट विल बी अराउंड 50 ग्राम पर मोल। एंड फिर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बताने हैं तो दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं तो 200 ग्राम के हिसाब से हम 50 को डिवाइड कर देते हैं इनटू Na, तो ये आपका 4Na के ऑलमोस्ट आसपास रिजल्ट देगा। तो हमारा जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन हमें एक फ्लास्क दिया गया है जिसमें 2 कंपाउंड्स हैं A एंड B, एंड दोनों कंपाउंड जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से क्या करते हैं, डीकम्पोज होते हैं। दोनों के लिए हाफ लाइफ जो दी गई है दैट इज़ 300 सेकेंड्स एंड 180 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली, एंड उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन A एंड B के शुरू में जो दी गई हैं वो इक्वल है। एंड हमें बताना है कि टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो है वो 4 टाइम्स बन जाए B के इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, सो अगर फर्स्ट लॉ हमें पता है तो वी कैन राइट Ct equals to C0 e to the power minus Kt। So this is the first equation for the first order kinetics for any reaction, जिसमें Ct जो होता है that is concentration after time t, C0 is the initial concentration, E जो that is the natural number, फिर आपका जो K है that will be your rate constant, T is the time required for it। तो सिमिलरली हम इनको यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमें पता है कि जो A की concentration after time t वो 4 टाइम्स होनी चाहिए B के, और हमें ये भी पता है कि दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस सेम है। तो वी कैन राइट A0 इज इक्वल्स टू B0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A0 e टू द पावर माइनस Ka ऑफ t, यहाँ पे 4 B0 e टू द पावर माइनस Kb इंटू t। तो आपका जो Ka होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए दैट इज ln 2/t हाफ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ln 2 डिवाइड बाय t हाफ ऑफ a। तो ये आपका ln 2/t हाफ ऑफ a जो दिया है दैट इज़ 300। इसी तरह से हम kb लिखेंगे तो वो भी बन जाएगा ln 2/180। हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पता है A0 B0 इक्वल है तो दे विल बी कैंसल्ड ऑफ। तो e टू द पावर माइनस ln 2/300 इंटू t एंड e टू द पावर माइनस ln 2/180 इंटू t। एंड हमारे पास 4 यहाँ पे रहेगा ही, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा
ln2 अपॉन 180 माइनस ln2 अपॉन 300 इंटू टी एंड 4। दोनों तरफ ln लेते हैं, मतलब आप ln लेके तो बन जाएगा ln2 माइनस ln2 अपॉन 180 अपॉन 300 एंड ये बन जाएगा ln4 एंड पूरा ये जो है इसके बाहर आपका t प्रेजेंट ही है। एंड सिमिलरली थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी दैट विल बी और 900 सेकेंड्स। सो सिंपली हमने इसको सॉल्व करना है बिल्कुल इसी मेथड से। ओके सर, इस क्वेश्चन में हमें एक बताने की इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन जो है वो वाटर गैस को शिफ्ट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिकली जो वाटर गैस होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है उसको वाटर गैस कहते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन में हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में हमें ये दिख रहा है, बट स्पेसिफिकली कौन सी वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन होगी वो हमें डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट को जब हम H2O स्टीम के ऊपर पास करते हैं बिटवीन ए टेम्परेचर रेंज ऑफ 473 टू 1273 केल्विन। तो इस टेम्परेचर रेंज में आप किसी भी टेम्परेचर आप इसको हीट करिए, कार्बन सॉलिड को H2O स्टीम के ऊपर पास करिए, तो यहाँ पे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर मिलता है जिसको हम वाटर गैस कहते हैं। इस एंटायर रिएक्शन को वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन हम कहते हैं। तो हमारा जो टेम्परेचर रेंज है फर्स्ट में 12670 केल्विन है और बाकी एंटायर पूरा जो है वो इसको रिप्रेजेंट एग्जैक्टली फिट बैठता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इसमें दिया गया है द पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमारे पे दिया गया द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द H2 मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा वो हमें बताना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस के लिए बेस्ट कर्व क्या होगा वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम कभी एनर्जी को टाइम के साथ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे प्लॉट करते हैं, तो इफ़ वी प्लॉट एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस तो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसमें आपका ज़ीरो वाला भी रहता है। तो जब मॉलिक्यूल्स दूर होते, मतलब एटम जब दूर होते हैं, जब मॉलिक्यूल बनने की उसमें टेंडेंसी में जाते हैं, तो व्हेन एटम्स आर फार अवे तो एनर्जी ज़ीरो के आसपास होती है। ठीक है, जब आपके एटम्स क्लोज आने लगते हैं एंड जहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल डिप डाउन एंड इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में वो डिप करने लगती है, ज़ीरो की तरफ, मतलब जीरो से नीचे की तरफ जाती है और आपका जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबलाइज होने लगता है। तो आपके एटम जो है वो क्लोज आने लगते हैं, दे विल फॉर्म अ बॉन्ड, द एनर्जी विल ड्रॉप डाउन इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। उसके बाद एटम जब बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, अनस्टेबिलिटी बढ़ने लगती है और आपका जो एनर्जी कर्व होगा वो राइज करने लग जाएगा। सो दिस इज हाउ द एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस विल लुक लाइक फॉर H2 मॉलिक्यूल ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे मैच करता है। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स क्या होगा वो हमें बताना है। तो अगर हम देखते हैं किसी भी एसिडिटी होती है कंपाउंड की, तो एसिडिटी ऑफ एनी कंपाउंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं उन सब की हम कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा। तो यहाँ पे आपका रेजोनेंस अवेलेबल है, मतलब इसको स्टेबलाइज कर सकता है। जो आपका नेक्स्ट है मॉलिक्यूल, वहाँ पे एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, तो दिस नेगेटिव चार्ज कैन डू रेजोनेंस विद बोथ C डबल बॉन्ड O ग्रुप्स, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है कंपाउंड, उसमें भी रेजोनेंस
पॉसिबल है, बट एट द सेम टाइम जो आपका ऑक्सीजन यहाँ से रेजोनेंस करेगा वो इसके और रेजोनेंस को कंपटीशन देगा, जिसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब ये जो कंपाउंड है इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से कम है और इन दोनों में इसकी ज़्यादा, बिकॉज इट कैन डू रेजोनेंस विद बोथ C++O ग्रुप्स। फिर नेक्स्ट आपका जो दिया गया कंपाउंड उसमें नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की जो रेजोनेंस होती है वो आपके ऑक्सीजन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसका मतलब और भी ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा। तो सबसे कम स्टेबल आपका ये वाला हो जाएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा स्टेबल ये रहेगा, एंड सबसे आगे स्टेबिलिटी में ये रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो बी है वो सबसे आगे रहे, उसके पीछे आपका ए रहे, ए से पीछे सी रहे और डी सबसे ज़्यादा पीछे। तो सी और डी दोनों पीछे को, बिकॉज वहाँ पे कंपटीशन मिलता है रेजोनेंस को। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, तो ये दोनों आगे रहेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो यहाँ पे करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ नॉराड्रेनालिन, तो व्हाट काइंड ऑफ ड्रग कैन बी सजेस्टेड। सो बेसिकली क्या होता है, आपका जो डेफिशिएंसी होती है नोरा एड्रेनलिन की, तो इससे क्या होता है आपका सिग्नल एक्टिविटी वीक पड़ जाती है, जिससे कि जो इंसान होता है, जो पर्टिकुलर पर्सन है, दैट विल गो इनटू डिप्रेशन। बिकॉज ऑफ दैट द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर प्रेफर्ड। सो पर्सन सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी, सो आप लिख सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ noradrenaline interrupts signal activity in body which creates depression। तो उसे उस ह्यूमन बीइंग के अंदर डिप्रेशन की कंडीशन स्टैब्लिश होती है, तो इसलिए हम वहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को देना प्रेफर करेंगे। ओके, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी हमें बताना है फॉलोइंग कंपाउंड्स का। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड है उस पर देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड बेस। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो बेस्ड बेस आता है उसकी जो डायरेक्टली प्रश्न होती है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर की कितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहे उस पर जो बेसिसिटी होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो हायर द बेसिसिटी मोर विल बी द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उससे पहले पे आते हैं। तो यहाँ पे देयर इज़ नो डी लोकलाइजेशन, तो यहाँ पे कुछ भी डी लोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो लोन पेयर आपका नाइट्रोजन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम पे प्रेजेंट है, एंड आपका यहाँ पे कोई डी लोकलाइजेशन नहीं है। यहाँ पे जो लोन पेयर है इट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, तो आपका रेजोनेंस भी है, प्लस यहाँ पे एरोमेटिसिटी भी प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर। तो यहाँ पे सबसे कम अवेलेबल रहेगा लोन पेयर, तो यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, एज वेल एज देयर इज एरोमेटिसिटी इन द कंपाउंड बिकॉज ऑफ लोन पेयर। तो सबसे कम अवेलेबल यहाँ रहेगा। यहाँ पे लोन पेयर देयर इज नो डी लोकलाइजेशन, तो ऐसा कोई डी लोकलाइजेशन नहीं है। मोर जो रिंग है उसका प्लस आई प्रेजेंट है, तो यहाँ पे तो लोन पेयर हाईली अवेलेबल, इट्स मोर बेस्ट केस ऑफ दैट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है इस नाइट्रोजन का वो आपका अवेलेबल तो नहीं है, बट इससे क्या होगा, इस नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये जो नाइट्रोजन है वो आपका sp2 है, सो नो डी लोकलाइजेशन, बट देयर इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इट, तो इससे थोड़ी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि फर्स्ट और लास्ट में हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन है ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे sp2 है, डी लोकलाइजेशन नहीं है, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होने से ये ज़्यादा बेसिक रहेगा। बेस्ट केस हमारा सी रहेगा, तो सी में कोई डी लोकलाइजेशन नहीं है, उल्टा प्लस आई भी है रिंग की, तो सी सबसे ज़्यादा आपका बेसिक रहेगा। सी के बाद में इट विल बी डी, डी के बाद में इट विल बी ए, एंड आपका जो लास्ट है वो आपका बी हो जाएगा। तो हमारा
सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन हमें एक करेक्ट मॉलिकुलर पिक्चर बताने की कौन सी मॉलिकुलर पिक्चर आपकी बेस्ट रहेगी, कब बतानी है, CMC क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन में बतानी है कि एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है। तो बेसिकली व्हाट हैपन्स एट CMC, तो आपका जो भी डर्ट होती है, तो CMC इज द कॉन्सेंट्रेशन एट विच द मॉलिकुलर डिटर्जेंट, जो आपका डिटर्जेंट यहाँ प्रेजेंट है, वो आपका वहाँ पे एक एग्रीगेट बना लेता है जो कि कोलोइडल फॉर्म होती है, एंड वो डर्ट के ऊपर जाके आपका डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे डर्ट जो पार्टिकल है उसमें आपके जो हाइड्रोकार्बन चेन होती हैं वो आपकी अंदर की तरफ होती हैं, तो दे फॉर्म अ स्फेयर जहाँ पे आपकी जो हाइड्रोकार्बन चेन्स होंगी वो आपकी अंदर की तरफ होंगी। फिर आपका जो नेगेटिव चार्ज्ड या जो आप कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, वो स्फेयर के बाहर की तरफ होगा, तो इट विल फॉर्म अ स्फेयर लाइक मटेरियल जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन अंदर की तरफ होंगे और नेगेटिव चार्ज्ड जो साइट होगी इट विल बी टूवर्ड्स आउटसाइड। सो दिस हैपन्स एट CMC द क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो बेस्ट डायग्राम हमें मिल रहा है वो आपका D ऑप्शन में यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो इस क्वेश्चन में हमें बेस्ट रिएजेंट बताना है जो कि साइनाइड को एक अमीन में कन्वर्जन कर रहा है। तो हमारे पास जो साइनाइड है दैट इज़ CH3, CH2 एंड Cn। अब इसको हमें कन्वर्जन करना है एक अमीन में 1 डिग्री, तो CH3, CH2 एंड NH2। तो यहाँ पे आपका कैल्शियम हाइड्राइड भी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी है, आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड भी है, सोडियम का साइनाइड बोरोहाइड्राइड है। तो आपके जो बोरोहाइड्राइड्स होते हैं वो रिलेटिवली दे आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज यहाँ सोडियम अटैच्ड है। कैल्शियम हाइड्राइड भी इज़ ऑल्सो नॉट दैट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपका जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि साइनाइड को एक अमीन में कन्वर्जन कर देता है। तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो आपका सही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे एक हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोला गया है द कंडीशन दैट इंडिकेट्स अ पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट इज क्या होगा। तो व्हेन वी हैव 4 ऑप्शंस लाइक दिस, जिसमें बोला है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो आपका जो BOD होता है इट रिप्रेजेंट्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन वाटर बॉडी। तो वाटर बॉडी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, तो अगर हम बात करते हैं कि इससे पोल्यूशन होता है कि नहीं होता है या फिर वो रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता, तो नॉर्मली किसी वाटर बॉडी में अगर पॉल्यूटेड नहीं है तो वहाँ पे 5 ppm उससे कम आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रहती है। तो दिस डज नॉट रिप्रेजेंट द पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। फिर नेक्स्ट आपका है 0.03% ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। तो इन जनरल जो होता है एटमॉस्फेयर में 0.03% बाई वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। सो इट रिप्रेजेंट्स कि हमारे पास में 0.03% बाई वॉल्यूम जो है वो CO2 प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में। तो इन जनरल वो होता ही है, सो इट डजेंट रिप्रेजेंट द पॉल्यूटेड थिंग। नेक्स्ट आपका है यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, हाईली न्यूट्रिएंट enriched water body supports plant life over surface। तो आपकी जो सरफेस होती है उसे प्लांट लाइफ को सपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा। इससे क्या होता है, आपके जो एक्वेटिक लाइफ है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है जिससे दे डाई, वो आपके जो एक्वेटिक लाइफ होती है ख़त्म हो जाती है बिकॉज हाईली न्यूट्रिएंट जो आपके एनरिच्ड वाटर बॉडी होती है वो आपकी प्लांट लाइफ को सपोर्ट करती है ओवर इट्स सरफेस। दिस प्रोसेस इज नॉन एज यूट्रोफिकेशन। तो आपका जो होता है ये पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर नेक्स्ट आपका pH ऑफ रेन वाटर टू बी 5.6। तो इन जनरल जो होता है आपका रेन वाटर उसका pH ही 5.6 होता है, तो दैट डज नॉट रिप्रेजेंट पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। तो आपका जो ऑप्शन 3 हो जाएगा वो
करेक्ट हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंस बिटवीन द रेडिया ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट्स ऑफ लिथियम 2 प्लस डेल्टा R1 से दिया गया है और उस तरह से हीलियम प्लस के डेल्टा R2 से दिया गया है। तो हमें यहाँ पे डेल्टा R1 और डेल्टा R2 का जो रेशियो है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि कितना होगा। तो किसी भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के लिए जो रेडियस होता है nth ऑर्बिट का, दैट इज गिवन डाउन एज 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और ये एंगस्ट्रॉम में इस तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला वेयर एन रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिट और शेल नंबर, और जो आपका z होता है ये आपका एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट लिथियम 2 प्लस है उसके लिए हम डेटा रखते हैं। तो डेल्टा R1 दैट विल टर्न आउट टू बी 0.53। अब जो z होता है लिथियम 2 प्लस के लिए वो 3 होता है, और फोर्थ ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट का जो डिफरेंस है वो 16 माइनस 9, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सिमिलरली डेल्टा R2 आप लिखेंगे तो वो भी आपका 0.53 by 2 and that will be 16 minus 9। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो डेल्टा R1 बाई डेल्टा R2 दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपका जो रेशियो है वो 2:3 में आता है। तो यहाँ पे जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। ओके, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है द फॉरेन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल विच इज़ अनस्टेबल इन एक्वस बेस। तो एक्वस बेस में कौन सा आपका अनस्टेबल रहेगा वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये आपका एसिटल फंक्शनल ग्रुप है। तो आपके जो एसिटल्स होते हैं दे आर क्वाइट स्टेबल इन एक्वस बेसिक मीडियम। तो एक्वस बेसिक मीडियम जो होता है उसमें आपका एसिटल जो होते हैं वो आपके स्टेबल रहता है। नेक्स्ट आपका ईथर है। तो ईथर भी आपके जो एक्वस बेसिक मीडियम होता है उसमें स्टेबल रहेगा। सिमिलरली यहाँ भी आपका ईथर है और ये भी आपके एक्वस बेसिक मीडियम में स्टेबल रहता है। नेक्स्ट आपका जो है इट इज़ एस्टर। तो दे आर अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम बिकॉज दे हाइड्रोलाइज इन द सॉल्यूशन। तो अगर हमारे पास जो यहाँ पे कंपाउंड दिया है उसको लिखते हैं एंड उस पर हम क्या करते हैं, एक OH नेगेटिव बेसिक मीडियम में इसका अटैक करवाते हैं। तो जैसे आप अटैक करोगे तो यहाँ पे ये पूरा ही ग्रुप लीव करने की कोशिश करता है, जो आपका जो अल्कोक्साइड ग्रुप है। तो इस तरह से एक टेट्राहेड्रल यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है। इसके बाद में दिस O नेगेटिव विल मेक द अल्कोक्साइड आयन टू लीव द फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे बनेगा Me डबल बॉन्ड OH प्लस RO नेगेटिव। तो इस तरह से क्या होता है आपका हाइड्रोलाइज हो जाता है। उसके बाद में जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये अपना H प्लस इसको देता है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट एनाइन और साथ में अल्कोहल यहाँ पे मिल जाता है। तो आपके जो एस्टर्स होते हैं दे आर अनस्टेबल इन एक्वस बेसिक मीडियम बिकॉज दे हाइड्रोलाइज इन द सॉल्यूशन लाइक दिस। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें N2O4 का डिसोसिएशन दिया गया है। तो इट डिसोसिएट्स इनटू ट्वाइस ऑफ NO2 विच इज ऑल्सो गैस, एंड हमें डेल्टा H0 दिया है। रिएक्शन का जो एंथैल्पी है दैट इज 58 किलो जूल्स। तो यहाँ से हम डायरेक्टली अब अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है इट इज़ एंडोथर्मिक इन नेचर। तो आपकी जो रिएक्शन है दैट इज़ एंडोथर्मिक इन नेचर। तो हमें बताया गया फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस A और B 2 केस दिए गए हैं और हमें डिस्कस करना है कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया गया उसमें लिखा टेम्परेचर इज़ डिक्रीज एंड नेक्स्ट आपका प्रेशर इज़ इंक्रीज बाय एडिंग नाइट्रोजन, जो आपकी एक इनर्ट गैस का काम करेगी बिकॉज ये हम यहाँ पे दोनों ही किसी से रिएक्शन नहीं होगी N2 की, तो इट विल एक्ट एज एन इनर्ट गैस और हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो व्हेन यू डिस्कस एंडोथर्मिक रिएक्शंस तो वहाँ पे अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो आपकी जो रिएक्शन होती है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। सो इन एंडोथर्मिक रिएक्शन इफ
टेम्परेचर इज डिक्रीज, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो आपका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। एंड अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे बाय एडिंग नाइट्रोजन गैस, तो इफ इनर्ट गैस is added at constant volume, तो वो सिर्फ प्रेशर का इंक्रीमेंट होता है वहाँ पे, देन ओनली टोटल प्रेशर इज इंक्रीज्ड, तो वहाँ पे सिर्फ टोटल प्रेशर इंक्रीज होता है, बाकी इक्विलिब्रियम पे कोई आपका चेंज नहीं आता है। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है उसमें आप बता सकते हैं कि टूवर्ड रिएक्टेंट का मतलब बैकवर्ड शिफ्ट, एंड जो आपका बी है जिसे आप इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हैं तो देयर विल बी नो चेंज। ओके, अब इस क्वेश्चन हमारे पास में हमें मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स O2 कितने रिक्वायर्ड होंगे फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन एंड 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। तो हमें प्रोपेन और ब्यूटेन का कंप्लीट कंबशन करना है, बट हमें 1 मोल लेना है इसका एंड हमें 2 मोल लेना है ब्यूटेन का। तो हमारे पास जो प्रोपेन होता है उसका फॉर्मूला होता है C3H8। अगर इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो ये 3 टाइम्स ऑफ CO2 यहाँ पे जनरेट करता है एंड 4 टाइम्स यहाँ पे आपका H2O बनाता है। ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस करेंगे तो 6 + 4 5 10 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसके 1 मोल के लिए इसके 5 मोल रिक्वायर होंगे। उसी तरह से अगर हमारे पास जो ब्यूटेन है दैट इज़ C4H10 एंड उसकी हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो ये 4 टाइम्स ऑफ CO2 एंड 5 टाइम्स ऑफ H2O। तो यहाँ पे 13/2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम देख सकते हैं कि अगर 1 मोल के लिए 13/2 मोल चाहिए तो 2 मोल के लिए आपको 13 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो 5 मोल यहाँ से एंड 13 मोल यहाँ से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो हो जाएंगे दैट विल बी 18। तो आपका जो 18 होंगे दैट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स हमें O2 के चाहिए ही चाहिए फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन एंड 2 मोल ऑफ ब्यूटेन। ओके, इस क्वेश्चन में हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दी गई, इसमें 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होते हैं और डेल्टा G0 जो रिएक्शन दैट इज़ गिवन एज 17.37 किलो जूल पर मोल, और हमें वैल्यू ऑफ E0 सेल वहाँ पे गेस करनी है। तो डेल्टा G0 किसी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में अगर आप E0 सेल से रिलेट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं डेल्टा G0 इज़ माइनस NF E0 ऑफ सेल। तो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर दैट। तो डेल्टा G0 किलो जूल पर मोल में, तो उसको हम जूल्स में कर लेते हैं। तो 17.37 इंटू 1000। n की वैल्यू जो है वो आपको 3 दी गई है। जो f है वो आपके फेराडे कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 96500 और आपको यहाँ से E0 सेल निकालना है। तो यहाँ से आप अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका जो E0 सेल है वो आपका -0.06 वोल्ट के पास आता है। तो मैं जो फॉर्मेट है वो 10⁻⁻² में यहाँ रिप्रेजेंट करना है। सो -6 × 10⁻⁻² वोल्ट। तो यहाँ पे जो 6 होगा वो हमें यहाँ पे फिल अप कर देना है। ओके, सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें आपका सॉफ्ट ड्रिंक है वो बता रखा है इट इज़ बॉटल विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑफ 3 बार ओवर द लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, एंड उस तरह से बताते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो 30 बार के करीब पहुँच जाता है जब आपका 44 ग्राम ऑफ CO2 मिक्स करते हैं। मतलब 44 ग्राम अगर आप CO2 मिक्स करेंगे तो इसका मतलब है कि आप 1 मोल जब CO2 मिक्स करेंगे तो 30 बार प्रेशर पहुंच जाता है एंड इट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। तब हमें अप्रॉक्सीमेट pH वहाँ बताना है कि कितना होगा। तो किसी भी गैस को अगर आप डिज़ोल्व करते हैं वाटर में या किसी में, तो वहाँ पे हेनरीज लॉ हम लगाते हैं। तो P = K × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर जो दिया गया है वो आपका 3 दिया गया है, तो K × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। सिमिलर 30 जब पहुंच जाता है तो K × वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बनना है। तो इसको सॉल्व दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएंगे पहले केस में वो आपका
1 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स CO2 विल बी टर्न आउट टू बी 0.1। फिर हमें ये पता है कि इसको हमें 1 kg ऑफ वाटर मिक्स करना, मतलब हमें 1 लीटर लेके चलना है। तो 1 लीटर जब आप लेके चलेंगे तो उसके हिसाब से जो कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो आपकी बन जाएगी 0.1। तो इसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन दैट विल बी 0.1 मोल पर लीटर। और हमें जो डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया उस एसिड का वो इतना दिया गया। तो हम यहाँ से pKa कैलकुलेट कर लेते हैं। तो माइनस लॉग ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻7, तो 7 माइनस log 4, तो ये आपका 6.4 के आसपास बन जाता है। तो यहाँ से हम pH लिखेंगे किसी वीक एसिड का, तो हाफ ऑफ pKa माइनस log C, तो हाफ इंटू 6.4 माइनस लॉग ऑफ 0.1। इसको सॉल्व करके ये तब का 3.7 आता है, बट हमें जो आंसर है वो 10⁻⁻1 की फॉर्मेट में देना है। तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 37 इंटू 10⁻⁻1। तो 37 हमें यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स प्रेजेंट बताने, किस में बताने, एक पेप्टाइड हमें दिया गया है जिसमें आइसोल्यूसाइन भी है, आर्जिनिन भी है और प्रोलाइन भी है। तो आइसोल्यूसाइन, आर्जिनिन और प्रोलाइन का जो स्ट्रक्चर है वो हमें गेस करना है। तो हमें पूरा एंटायर तीनों अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब जब 3 अमीनो एसिड ज्वाइन होंगे तो उसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बन जाएंगे। उसके बाद हमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स वहाँ पे स्ट्रक्चर में देखने और बताने हैं कि कितने होंगे। So this is the entire structure of isoleucine, arginine and proline। तो हमारे पास जो ये पहला स्ट्रक्चर है, this is for isoleucine। जो बीच वाला स्ट्रक्चर है, this is for arginine and the last structure is for proline। अभी पूरे स्ट्रक्चर में हमारे पास में 2 पेप्टाइड बॉन्ड है, एक तो ये प्रेजेंट है और आपका ये प्रेजेंट है। सो देयर आर 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो आइसोल्यूसाइन, आर्जिनिन और प्रोलाइन को हमने ज्वाइन कर दिया है थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स और पेप्टाइड लिंकेजेस। उसका नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स हम यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट है तो यहाँ पे कायरल कार्बन आपका प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास में यहाँ पे एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, उसके बाद यहाँ पे एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है और उसके बाद में यहाँ पे एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो पूरे स्ट्रक्चर में हमारे पास में देयर आर 4 कायरल कार्बन्स।